औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर कुछ बातें करेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट को समझने के लिए। तो इसलिए हम वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टर्म देखते हैं और टर्म देखने के बाद फिर वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम एक प्लेलिस्ट ओपन करने जा रहे हैं प्लेलिस्ट, और उसमें बहुत सारे वीडियो जो होंगे वो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने से पहले हमें प्री हिस्ट्री समझना होगा। प्री हिस्ट्री एक टर्म है और ये जो है राइटिंग से पहले जो कुछ भी दुनिया में हो रहा था उसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। तो साइंटिस्ट किस तरीके से इस काबिल होते हैं कि वो लिखने से पहले जो कुछ हुआ है उन इवेंट्स को कलेक्ट करें। तो दो चीज़ें हेल्प करते हैं। पहला तो हमारे साथ रेडियो एक्टिव या रेडियो कार्बन डेटिंग और दूसरा हमारे साथ रिलेटिव डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग में एक रेडियोएक्टिव कार्बन होता है। उस कार्बन के हेल्प से क्या करते हैं, साइंटिस्ट फॉसिल के एज को डिस्कवर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, रेडियो कार्बन डेटिंग में जो कार्बन 14 होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उस कार्बन 14 को अपने डाइट में लेता है। फिर वो कार्बन 14 जो है कार्बन 12 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कार्बन 12 में कन्वर्ट होता है। जब ऑर्गेनिज्म की वफादगी हो जाती है, डेथ हो जाता है, ऑर्गेनिज्म मर जाता है, तो फिर वो कार्बन 14 नहीं लेता अपने डाइट में। तो इधर क्या होता है, ये कार्बन 14 कार्बन 12 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और इन दोनों के बीच में परसेंटेज को देखकर साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी भी फॉसिल का एज डिस्कवर कर लेते हैं और इसके बाद रिलेटिव डेटिंग का कंसेप्ट लगाकर क्या करते हैं, उस सरफेस का एज भी मालूम करते हैं। तो ये पहला टर्म था। दूसरा जो टर्म है वो है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो कहते ही है ह्यूमन को, जो ह्यूमन है इसे एंथ्रो कहते हैं। और जो एंथ्रोपोलॉजी है वो हमारे साथ स्टडी ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट ह्यूमन सोसाइटी। जब भी अगर आप ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करते हो, आज के और एंशिएंट वर्ल्ड के ह्यूमन सोसाइटी को, तो आप क्या कर रहे हो, आप एंथ्रोपोलॉजी कर रहे हो। तो एंथ्रोपोलॉजी हमें किस तरीके से मदद करता है कि हम हिस्ट्री को समझे। तो जो एंशिएंट सोसाइटी थी उसे स्टडी करते, फिर उसके बाद प्रेजेंट सोसाइटी के साथ उसको कंपेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से इंसान इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से मुख्तलिफ जानवर इवॉल्व हुए हैं, किस तरीके से सिलेक्शन प्रेशर ह्यूमन के ऊपर इंटरेक्ट हो रहा है तो और हुआ था। इन सब बातों को हम इसमें समझते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो पैलियोंटोलॉजी भी एक कंसेप्ट है। तो पैलियोंटोलॉजी से क्या मकसद है, पैलियो कहते हैं एंशिएंट चीज़ को, जो पुरानी चीज़ है उसे हम पैलियो कहते हैं। और पैलियोंटोलॉजी में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। द रिमेन्स ऑफ ह्यूमन्स एंड द रिमेन ऑफ नॉन ह्यूमन फॉसिल्स आर कॉल्ड एज पैलियोंटोलॉजी। जब आप पैलियोंटोलॉजी करते हो तो पैलियोंटोलॉजी आपको उन इवेंट्स के बारे में बताता है जो इवेंट्स प्री हिस्ट्री या राइटिंग से पहले हुए थे। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, 3 कंसेप्ट और है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे साथ जो पैलियोलिथिक स्टोन एज है, पैलियोलिथिक स्टोन एज, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को 3
क्लासेस में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला क्लास हमारे साथ जो है वो पैलियोलिथिक स्टोन एज है, दूसरा हमारे साथ मीजोलिथिक, फिर तीसरा नियोलिथिक स्टोन एज। पैलियोलिथिक स्टोन एज में हमें किस तरीके के स्टोन एज मिलते थे, वो ओल्ड होते थे और उनका सरफेस जो होता था रफ होता था। तो इससे ये मकसद है कि वहाँ पर जो ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व नहीं हुआ था, वो इस काबिल नहीं था कि वो स्टोन को अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सके। तो ये पैलियोलिथिक स्टोन एज। फिर उसके बाद मीज़ोलिथिक स्टोन एज आता है। मीज़ोलिथिक स्टोन एज जो है, इस स्टोन एज में जो पत्थर के सरफेस थे थोड़े शाइनी हो गए थे, थोड़े स्मूथ हो गए थे और इसमें ये पता चलता है कि ह्यूमन ब्रेन इतना डेवलप हो गया था कि वो इस काबिल था कि वो चीज़ों को अपने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सके। और नियोलिथिक स्टोन एज में वो उसी स्टोन को लेकर दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करते थे और उनको अपना प्रे बनाते थे या प्रेडेटर से ख़ुद को बचाने की कोशिश करते थे। जो शिकारी थे उनसे ख़ुद को बचाने की कोशिश करते थे और शिकार को मारने के लिए स्टोन को इस्तेमाल करते थे नियोलिथिक स्टोन एज में। नियोलिथिक स्टोन एज, ठीक है, नियोलिथिक स्टोन एज में। तो इसके बाद यहाँ पर एजेस आते हैं। ये तो स्टोन के बेस पर वर्ल्ड हिस्ट्री को क्लासिफाई किया गया था। अभी जो क्लाइमेट से या क्लाइमेटिक रीजन के बिना पर जो वर्ल्ड को क्लासिफाई करते हैं वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक जो है फर्स्ट आइस एज और दूसरा सेकंड आइस एज। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि पहले हमारा जो दुनिया था, हमारा जो वर्ल्ड था, ये बिल्कुल बर्फ़ से जमा हुआ था, हर जगह आइस थी, ठीक है। तो पहला जो आइस एज है उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म थे, एनिमल थे, वो नोमैडिक थे, वो हंटर एंड गैदरर थे, वो चीज़ों को हंट करते थे और उनको खाते थे। लेकिन जब दूसरा आइस एज शुरू होता है और दूसरे आइस एज के फ़ौरन बाद तकरीबन 15,000 ईयर्स 15,000 साल पहले, अब से तो तकरीबन 17,000 साल पहले, लेकिन 1500 BCE में सेकंड आइस एज ख़त्म हो गया था और ह्यूमन का ब्रेन इतना डेवलप हो गया था कि वो क्या करे, कि वो एग्रीकल्चर करे। अब से पहले ह्यूमन जो था वो अपना ज़िंदगी नोमैडिक लाइफ में गुजार रहा था, ठीक है, वो क्या कर रहा था, नॉट नोमैडिक, हंटर एंड गैदरर। तो अब क्या होगा, अब 1500 साल पहले, 1500 नहीं, 15,000 साल पहले, 15,000 ईयर, एग्रीकल्चर बिगेन एंड इमर्जेंस ऑफ एग्रीकल्चर अकर। तो एग्रीकल्चर का इमर्जेंस होता है, तो उससे क्या होता है, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। अगर मैं आपको बताऊं, उस टाइम जब एग्रीकल्चर नहीं था और ह्यूमन जो था वो हंटर गैदरर था, तो उस वक्त जो आबादी थी वो 10 मिलियन के करीब थी। लेकिन जो ही एग्रीकल्चर एराइज हुआ तो ये 250 मिलियन तक पहुंच गया। फिर उसके बाद अब जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है 7 बिलियन है। तो एग्रीकल्चर के इमरजेंस के बाद 25x इंक्रीज हुआ। फिर उसके बाद कुछ सालों बाद 28x इंक्रीज हुआ। अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन 2050 में ये लोग समझते हैं कि ये तकरीबन 9.6 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का इंक्रीज होना किस चीज़ से रिलेटेड है भाई, एग्रीकल्चर से, क्योंकि ह्यूमन की सर्वाइवलिटी के लिए फूड एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। अगर फूड होगा तो ह्यूमन का सर्वाइवलिटी होगा और वो
रिप्रोडक्शन सही तरीके से करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, उनका जो पॉपुलेशन है इंक्रीज होगा। तो ये कुछ कंसेप्ट थे, बेसिक कंसेप्ट थे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो अपने अगले वीडियो में हम जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उनके बारे में आपको बताएंगे कि एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है वो क्या होते हैं और वो हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने के लिए। थैंक यू एंड सपोर्ट मी। पाकिस्तान जिंदाबाद।